Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear student. I welcome you in your course Political Science, and this is your course instructor Amreen Ayaz Khan. Dear student, our topic of the day is functions of political system. So before we take start, let's discuss what is political system. What's the meaning of political system? Political system होता क्या है? Political writers prefer to use the term political system instead of the term state to discuss the various agencies and their relationships. A political system may be defined as a subsystem of the general social system, a system with structure, function, and transactions which are directed towards the control of individuals and group within an identifiable and independent social system. जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ऐसे ही हर मुल्क में एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है. किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं. And here I am assuming that you know the meaning of political system and I am not going into the details. Dear student, there are 5 elements of political system. First is ideology, second structure कि सेंट्रलाइज है पॉलिटिकल सिस्टम या डिसेंट्रलाइज है, एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फोर्थ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एंड फिफ्थ इज बेसिक ऑफ लेजिटिमेसी. तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड एलिमेंट, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल जो है वो गैब्रियल ऑलमेंड ने दिया था. गैब्रियल ऑलमेंड जो हैं, ही वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड बेस्ट नोन फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर. इस मॉडल को स्ट्रक्चर फॉर्मुलिज्म भी कहते हैं. हर मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम मुख्तलिफ होता है. डेवलपिंग कंट्रीज़ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और डेवलप्ड कंट्रीज़ का उनसे डिफरेंट होता है. एज फॉर एज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स आर कंसर्न, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट इज इनपुट, और इसको नॉन गवर्नमेंटल भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज आउटपुट, और इसको गवर्नमेंटल भी बोला जाता है या गवर्नमेंट भी कहते हैं. वो फंक्शन है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम या सोसाइटी में आते हैं और जिनको इनकलकेट जो है वो किया जाता है इस टाइप ऑफ फंक्शन में. इनपुट फंक्शंस जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, ये नॉन गवर्नमेंटल होते हैं और सब सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं. आउटपुट फंक्शंस जो हैं, आउटपुट फंक्शंस के थ्रू किसी भी सोसाइटी या कंट्री को पॉलिटिकल सिस्टम जो है जनरेट करता है. आउटपुट सिस्टम जो आउटपुट फंक्शंस जो है वो फॉर्मली कुछ चीज़ों को लागू करता है, इसीलिए गवर्नमेंट या सब सिस्टम में यह हमें देखने को मिलते हैं. एज फॉर एज द फर्दर डिवीजन ऑफ इनपुट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स आर कंसर्न, इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. आउटपुट फंक्शंस में हमारे पास है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन. इनपुट फंक्शंस जो हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स. द फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉन गवर्नमेंटल सब सिस्टम. Okay, the very first point of input functions is political socialization and recruitment.
process of inducting an individual in the political culture, part of general socialization but with a different focus and objective. Unlike general socialization, political socialization start later in childhood. There are two main components of political socialization. One is inculcation of general values and norms regarding political behavior and political matters, and other is the induction of individual into a particular political party and imparting of party's ideology and action programs to her or him. ये ऐसी हुकूमत होती है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है. इस सिस्टम में हम पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना सीखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बना जाता है, और फैमिली से, पीयर ग्रुप से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है वो सीखते हैं. और इस सिलसिले में पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि यूथ ग्रुप, पॉलिटिकल यूथ ग्रुप या स्टूडेंट यूनियन जो है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें हेल्प आउट करती हैं. द फर्स्ट एम एट सम जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही शुड एंड शुड नॉट डू, एंड द सेकंड मे डिफर फ्रॉम पार्टी टू पार्टी बोथ इन गोल्स एंड इज means adopted. The ruling elite would take up the political education of the masses in manner that will perpetuate their elite's power and influence over the masses. This tendency of the ruling elite is in its own interest. Thus, the theory that is forwarded will show the ruling elite in a good light. These are ethnic, religious, linguistics, and other particularistic association and organization which play upon the inner feelings of members and enter or try to enter politics in order to enforce their ideology. And as far as the political recruitment is concerned, it means recruitment into political areas and political roles. In a modern political system, all citizens are involved in the political process, and even when they are not active workers of any political party, they are aware of the political processes to participate in it passively. Secondly, the social base for entrance into the political file should be broad or narrow. In the Arab countries, the base is narrow, whereas in India it is broad-based and comparative. In the first category, leaders are recruited from social groups which have been historically predominant, wealthy and aristocratic families or clans, or other categories such as civil servants, army officers and professionals, and business groups may come from the urban educated class. Broad-based societies are characterized by competition in the political arena, but it is mostly the urban, educated, middle class persons who are increasingly attracted to the catchment area of politics, and it is they who are potential material for recruitment by political parties. Social mobility, which is characterized of competition and which is part of social change, is bound to upset the balance. So that is possible for non-middle class person to be inducted into politics. So जहाँ political socialization ख़त्म होती है डियर स्टूडेंट, वहीं से ही पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की शुरुआत होती है. इसमें जनरल पब्लिक ट्रेंड करके पॉलिटिकल सिस्टम को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है. इसे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सूटेबल बनाया जाता है, जबकि कुछ लोग किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं या फिर अपनी वो एक नई पार्टी जेनरेट कर लेते हैं. वेल, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. Interest articulation means the expression of interest in a political system for the attention of the government. In political system, they need
The need and problems of the citizen are in the final analysis to be taken care of by the state. Due to complex and interdependent nature of modern societies, even small problems of individual may have a bearing beyond the area of their occurrence and may require solution by an agency located elsewhere. Many of the problems of an individual are beyond this control and need the help of the state for their solution. सिटीज़न की बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं, और उनके हल के लिए हुकूमत से ये लोग मुतालबात करते हैं. As far as the interest articulation is concerned, it is further divided into 4 groups. The first is institutional interest group, second is associational interest group, third is non-associational interest group, and fourth is economic interest group. अब हम इनको one by one further study करेंगे. So the first part is institutional interest group. Duly constituted, stable and constitutionalized structures such as church, the bureaucracy, the army and the legislature. Official functions are clearly spelled out, may take up the cause of reform or social justice and use the formal structure for airing their views. Even though this is not in the permitted categories of function. In many developing countries, the elite among the bureaucracy or army may espouse the cause of underdog or the poor and the downtrodden. जैसे चर्च, आर्मी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, ये सब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप में ही आते हैं. इनके फंक्शंस बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं डियर स्टूडेंट. और ब्यूरोक्रेसी क्योंकि बहुत ही पावरफुल होती है, ये अपनी डिमांड पॉलिटिकल अथॉरिटी तक इजीली कन्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप. इनमें ऐसे ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं जैसा कि ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन, और ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं और इनकी अपनी ही डिमांड्स होती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन ऑफ मैनेजर, बिजनेस एंड ट्रेडर्स एंड वेरियस एजेंसीज organized for non-economic activities such as ethnic, culture and religious group or civic groups, youth organization, etc. They will have their own established procedure for formulation of interest and demands and further transmission of these demands to other political structures such as political parties, legislature and bureaucracies. तो ये अपनी डिमांड आगे उन तक easily convey कर सकते हैं. Our next point is non-associational interest group. Not formally established, important due to their caste or religion or family positions. An informal delegation may be formed to meet the official or minister concerned about some problem. For example, the mode of collection of a certain levy or alteration of a government rule, etc. It is not necessary that the interest is articulated through delegation. It is possible that in a formal or informal get-together, the spokesman of a group could air its grievance before the official. Dear student, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि सेम रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी में बनाए जाते हैं. एक जैसे ही रिलीजन में, एक जैसे ही फ़िरक़ों में या कम्युनिटी में बनाए जाते हैं. ये ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज या एसोसिएटेड बिल्कुल भी नहीं होते. अपनी पोजीशन की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर होते हैं. इनकी डिमांड अपनी डेलीगेशन के थ्रू ही मिनिस्टर्स या जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उन तक कन्वे कर. Our next point is
economic interest group formed spontaneously and may be relatively unstable and short-lived, such as in a riot or demonstration, not include the violent political demonstration and show of strength at rallies and route march of political parties and their front organization. We have in mind groups that are formed ad hoc and that may find other forms of articulation ineffective. Sometimes they will remain stable for a relatively long period, in which case they will become association. Dear student, ये छोटे ग्रुप्स होते हैं जो किसी डेमोन्स्ट्रेशन या फसाद या किसी भी झगड़े की वजह से स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाते हैं. इनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है. इनकी डिमांड भी पॉलिटिकल सिस्टम में आर्टिकुलेट हो जाती हैं. वेल, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन. हमारा जो थर्ड पॉइंट था फंक्शंस का, दैट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन. Aggregation is the sorting out and combination of the demands articulated by the different interest group, achieved by means of the formulation of general policies in which interests are combined, accommodated or otherwise taken account of, done by political parties or by the ruling elite or by the government itself. It is also possible that the interest articulation agencies themselves could aggregate these interests and present them to those in charge of policy formulation. जो भी डिमांड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ से पॉलिटिकल सिस्टम में आती हैं, स्टेट उन डिमांड्स को कंसीडर करेगा और मोस्टली की भी जाती हैं, और उनकी जो पॉसिबल कॉजेज़ होती हैं फिर उनको मज़ीद जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी बेसिस को जनरल पॉलिसीज़ जो है उनकी बेसिस पर जनरल पॉलिसीज़ फार्मूलेट की जाती हैं. इंटरेस्ट एग्रीगेशन को पॉलिटिकल पार्टी जो है वही इंटरेस्ट एग्रीगेशन करती है और रूलिंग या फिर रूलिंग एलीट जो है वो करते हैं, या फिर एजेंसीज बना दी जाती हैं जो ये काम करते हैं. फॉर एग्जांपल वुमेन राइट्स के लिए आप देखते हैं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती हैं और फिर ये वुमेन राइट्स को देखते हुए ही पॉलिसीज़ जो है वो बनाते हैं. It can be exemplified that issues pertaining to the lower status of women in the society were articulated by the women organization and other association by pressurized the government to formulate policies on women development. The government, however, realizing the urgencies of the issue, formulated the National Perspective Plan for Women's Development. In societies where political functions are not so clearly divided, the functions of articulation and aggregation will generally be combined. This is because tasks have not been sufficiently specialized. As political functions develop, aggregation and articulation functions become divided. In modern societies, association at the national level aggregated the demands of the local units and present them to the authorities body for consideration. यही जो डिमांड होती है फर्दर ये आगे अथॉरिटीज़ को कंसिड्रेशन के लिए प्रेजेंट की जाती हैं, कन्वे की जाती हैं. हेयर दीज अपेक्स बॉडीज ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एज वेल एज इंटरेस्ट एग्रीगेशन ओनली. However, it has to be remembered that the two functions are different. The first is the expression of interest, while the second is the combination of different interest and implementable form. पहले उनको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और बाद में उनको कंबाइन करके इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में फॉर्म किया जाता है. इंटरेस्ट एग्रीगेशन इनेबल्स द डिफरेंट and in many cases conflicting demands of group to be sorted out and consolidated into a single set or different sets of demand which are pragmatic if the political authority takes them seriously. In multiple
party system, in multi-party system where there is competition between parties, it serves the purpose of all important demands being taken care of. यानी कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो तमाम डिपार्टमेंट को की जो भी उनकी डिमांड्स हैं ये उनको सर्व करेगा. A society composing of a population which is divided on ethnic, linguistic and communal lines poses a big problem for the dominant political party to aggregate the interest of groups. In that case, party cohesion is in trouble. The situation could result in split within the party and in the formation of new parties. तो इस तरह की सिचुएशन में वो जो एक यूनाइटेड पार्टी होती है तो वो टूट जाती है और उसके बाद नई पार्टीज जो हैं वो बन जाती हैं. Even then, this would not achieve better aggregation of interest. On the other hand, it would strengthen the hands of other subsystem like bureaucracy to which the interest group will turn for help. Our fourth point in this function is political communication. It is through communication that interpersonal and elite mass relationships are maintained. In a political system, this is equally important since all the political functions, socialization, recruitment, articulation, aggregation, and the entire rule making, enforcement, and adjudication process rest on it. Information, which is an essential input in any relation action, is supplied through communication. It is the mean of communication that makes the political system work effectively, and in an autonomous, neutral and thoroughly penetrative communication system is essential to the development and maintenance of an active and effective electorate and citizenship. In the developing countries, the government will be controlling many of the means of communications. कि गवर्नमेंट वहाँ पर अपना जो पूरा अपनी अथॉरिटी को यूज़ करती है, स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न और प्रेस के ज़रिए. इन दीज कंट्रीज द प्रेस विल बी कंट्रोल्ड बाय इंटरेस्ट ग्रुप, सो द इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ इट विल बी सिलेक्टिव एंड बायस्ड. Low literacy level and poor means of transport will restrict the spread of the newspaper and in these print media, while poverty will restrict the spread of communication through the radio and television. In many modern political systems, political parties run their own newspaper to educate and inform their followers, but the information that flows through them will be selective. कि वो अपना selective data ही definitely उसको ही वो आगे सर्कुलेट करेंगे. In the developing societies, opinion makers and elite assumes great prominence in screening the available information and passing the desired one to other followers. ये फोर्थ टाइप है जो अब तक हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं डियर स्टूडेंट. तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से तमाम 3 फंक्शंस जो हैं वो अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इससे पहले वाले 3 पॉइंट जो हैं वो अपने फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बगैर पॉलिटिकल सिस्टम काम नहीं कर सकता. रिमेंबर दिस पॉइंट. एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में एक जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और इसका इफ़ेक्टिव होना निहायत ही ज़रूरी है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये रेडियो, टीवी और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया प्रेस के ज़रिए भी कंट्रोल किए जाते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को उन्होंने एक कंट्रोल्ड फॉर्म में आगे पब्लिश करना है या कन्वे करना है. लो लिटरेसी रेट की वजह से जो है वो कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन होना जो है वो ज़रूरी है. जैसे कि आप जानते हैं कि अब प्रेस मीडिया है वो उस तक एक इलिटरेट पर्सन की जो एक्सेस नहीं होगी तो उस तक भी ये कम्युनिकेशन नहीं पहुंच सकेगी. तो इसी वजह से यहाँ पर एक जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की है ताकि इस कम्युनिकेशन को फर्दर प्रमोट किया जा सके और कन्वे किया जा सके. वेल डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे इनपुट फंक्शंस और इनकी एक रीज़न ये भी है कि वेयर गवर्नमेंट सीक्स द सपोर्ट ऑफ द ओपिनियन लीडर्स टू हेल्प द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट
in India and in other countries like Pakistan, political parties in developing countries have used the person-to-person communication in reaching the rural masses who are illiterate and who are beyond the pale ऑफ मैस मीडिया। ये वही बात पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर होता है। वेल डियर स्टूडेंट, नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आर आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो 3 इसकी जो फर्दर डिवीजन है। नंबर 1 रूल मेकिंग, सेकंड इज रूल एप्लीकेशन एंड थर्ड इज रूल एडजुडिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, 3 पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट इज रूल मेकिंग? रूल मेकिंग इज मोस्टली बाय द लेजिस्लेचर एंड पार्टी बाय द एग्जेक्टिव। ठीक है, ये 2 लोग हैं, ये 2 ग्रुप्स हैं जो कि रूल मेकिंग करते हैं, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। ये बात आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को जो उनको बिल पेश किए जाते हैं और फिर वोटिंग कराई जाती है, और जो जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट्स आते हैं इसके बाद जो है वो बिल जो है वो पास हो जाता है। इस पास होने वाले बिल को बाद में प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट के असेंट या मंजूरी के बाद वो बिल जो है फिर एक लॉ की फॉर्म में सामने आ जाता है और उसको फिर इस पूरे प्रोसेस को रूल मेकिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि रूल मेकिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूल इन्फोर्समेंट, यानी कि रूल को लागू करना। इट इज़ डन बाय द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि अब जो वो लॉ बन गया रूल मेकिंग के प्रोसेस से गुजर कर अब उसको इन्फोर्स किया जाता है। थर्ड इज रूल एडजुडिकेशन। रूल एडजुडिकेशन इज डन बाय द जुडिशरी। कौन करता है इसको? जुडिशरी करती है। इन मॉडर्नाइज कंट्रीज इट इज़ फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हाउएवर देयर आर 2 फैक्टर्स which contribute to a difference in the situation. In most modernizing societies, there is a wide difference between the formal and informal arrangement in the government's function. अब यानी कि रूल एडजुडिकेशन कैसे होगा डियर स्टूडेंट? तो जो रूल लेजिस्लेचर ने बनाया है और जो इन्फोर्स किया है, अब देखना यह है कि वो किस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है, क्या वो लीगल है या लीगल नहीं है। तो जुडिशरी जो है वो इन बनाए हुए रूल्स को टेस्ट कर सकती है। जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी होती है कि जुडिशरी के एक्शन को एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है इनके कंट्रोल से ये फ्री होगी। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते जुडिशरी के टेस्ट को और टेस्टिंग के प्रोसेस को। वेल डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आज हमने इसको अगर हम रीकैप देखें तो हमने आज पढ़ा कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर इसके फंक्शंस को हमने देखा और ये भी देखा कि फंक्शंस जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, आउटपुट फंक्शंस होते हैं और इनपुट फंक्शंस होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है आज के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।